नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 2 में भाग 8 तक पढ़ लिया था। भाग 8 में आपने द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास की संपूर्ण जानकारी ले ली थी। अब आते हैं हम भ्रूणपोष का विकास देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि निषेचन पश्च घटना में 3 आपको हेडिंग्स पढ़नी है। एक भ्रूण का निर्माण, तो भ्रूण का निर्माण या विकास हो गया भाग 8 के अंतर्गत। अब आता है भ्रूणपोष का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और उसके बाद हम पढ़ेंगे बीज व फल का निर्माण। चलिए, दूसरा टॉपिक है आपका निषेचन पश्च घटना में, वो है भ्रूणपोष का विकास। भ्रूणपोष का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। यहां पर भ्रूणपोष का निर्माण किससे होता है? मैंने आपको बताया था कि भ्रूणकोश में 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना होती थी, जिसमें 3 कोशिका निभाग की तरफ पाए जाते थे, प्रतिमुख कोशिका 2 केंद्रक बीच में और 1 कोशिका के रूप में पाया जाता था द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस। बीच में पाया जाता था अंड कोशिका और साइड साइड सिनर्जिड। तो एक नर युग्मक जो आता था, एक नर युग्मक, क्योंकि मैंने बताया था कि 2 नर युग्मक आते हैं, एक नर युग्मक जो आता था वो इस अंड कोशिका के साथ फ्यूज करता था, और एक जो दूसरा नर युग्मक था वो किससे फ्यूज करता था? द्वितीयक केंद्रक से। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन। मैंने बताया था त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन बराबर नर युग्मक प्लस द्वितीयक केंद्रक, है ना। और इससे क्या बनता था? प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, PEN जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नर युग्मक आगुणित संरचना है, लेकिन द्वितीयक केंद्रक तो 2n वाला है ना, क्योंकि इसके पास 2 केंद्रक होता है, यानी ये 2n है। 2n प्लस n बराबर क्या बनेगा? 3n। यानी जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है वो क्या होती है? त्रिगुणित संरचना होती है। और आपको ये भी बताया गया था कि ये जो नर युग्मक इस अंडकोशिका के साथ फ्यूज करता है तो क्या बनाता है? युग्मनज बनाता है ना। यानी त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कि एक त्रिगुणित संरचना है, इसी के विकास से, विकसित होने से क्या बनता है? भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। याद करिए, त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जो कि एक त्रिगुणित संरचना है, के विकास से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष क्या है? तो भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ संचित होता रहता है मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में। यानी भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है, जिसमें भोज्य पदार्थ मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित होता है। याद करिए, भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है, जिसमें भोज्य पदार्थ मंड यानी स्टार्च के रूप में
संचित रहता है। ठीक है, याद करिए कि भ्रूणपोष क्या है। भ्रूणपोष एक ऊतक है जिसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है। किस रूप में? मंड या स्टार्च के रूप में। इस भोज्य पदार्थ का उपयोग कहाँ होता है? तो इस भोज्य पदार्थ का उपयोग भ्रूण के विकास के समय और बीज के अंकुरण के समय होता है। यानी इसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ का उपयोग भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण यानी जर्मिनेशन में होता है। याद करिए भ्रूणपोष के बारे में। भ्रूणपोष क्या है कि त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी त्रिगुणित संरचना के विकास से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है जिसमें भोज्य पदार्थ मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित होता है। इसमें उपस्थित भोज्य पदार्थ का उपयोग भ्रूण के विकास के समय तथा बीज के अंकुरण के समय होता है। समझ में आया भ्रूणपोष के बारे में? अब हम देखेंगे भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो पहले आप इतना नोट करें, हेडिंग डालेंगे भ्रूणपोष का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और इसमें लिखेंगे कि त्रिसमेकन के फलस्वरूप बने प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि एक त्रिगुणित संरचना यानी ट्रिप्लॉइड 3N स्ट्रक्चर है, संरचना है, के विकास से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। आगे लिखेंगे कि भ्रूणपोष एक महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ संग्रही ऊतक है जिसमें भोज्य पदार्थ मंड यानी स्टार्च के रूप में संचित रहता है। इसमें उपस्थित भोजन या भोज्य पदार्थ का उपयोग भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण के समय होता है। अब आप देखेंगे भ्रूणपोष के प्रकार। कितने प्रकार का भ्रूणपोष होता है? टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। मुख्य रूप से उनके परिवर्धन के आधार पर कि भ्रूणपोष का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, इसके आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म। तीसरा हेलोबियल भ्रूणपोष। आइए देखते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष कैसा होता है, कोशिकीय और हेलोबियल भ्रूणपोष कैसा होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष को। केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होता है, ये है, मान लेते हैं भ्रूण कोष यानी एम्ब्रियो सैक, क्योंकि इसी के अंदर होता है भ्रूणपोष। आपको पता है कि भ्रूणपोष का ये केंद्रक है जो कि 3N है, ठीक है। यह भ्रूणपोष का केंद्रक यानी एंडोस्पर्म, जिसका निर्माण किससे हुआ है? द्विगुणित केंद्रक और एक नर कोशिका से। यहाँ पर युग्मनज है जिसका निर्माण किससे हुआ है? एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक से। ये भ्रूणपोष का केंद्रक है। बाकी ये भ्रूणपोष की पूरी समस्त कोशिका ही है, ये भ्रूणपोष का केंद्रक है। केंद्रकीय भ्रूणपोष में
भ्रूणपोष के केंद्रक का विभाजन तो होता है परंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। ये समस्त कोशिका है, कोशिका का विभाजन नहीं होता, सिर्फ केंद्रक का ही विभाजन होता है। इससे इसके भ्रूणकोश के अंदर बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं। यानी अगर आप देखेंगे तो एक केंद्रक है, अब 2 केंद्रक हो गया, यह आपका जाइगोट है, फिर बहुत सारे केंद्रक हो जाएंगे कुछ समय पश्चात बहुत सारे केंद्रक हो जाएंगे भ्रूणपोष के, क्योंकि भ्रूणपोष में केंद्रक का तो विभाजन होता है परंतु कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। इससे इसके अंदर बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो जाता है। ये आपका, इसको हम युग्मनज को हम रेड कलर से बना दे रहे हैं ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में हेल्प मिले। ये है युग्मनज और ये है भ्रूणपोष का केंद्रक। अब ये जो केंद्रक हैं ये बहुत सारे हो जाते हैं और एक व्यवस्थित रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। ये सारे केंद्रक इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि जिससे मध्य में एक खाली स्थान बन जाता है, उसे हम केंद्रकीय रिक्तिका यानी न्यूक्लियर वैक्यूल कहते हैं। ये सारे केंद्रक भ्रूणकोश के अंदर इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि इससे मध्य में एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है जिसे केंद्रकीय रिक्तिका कहते हैं। यह युग्मनज, ठीक है। तो केंद्रकीय भ्रूणकोश में क्या होता है? केंद्रकीय भ्रूणकोश में होता है कि भ्रूणकोश का केंद्रक तो विभाजित होता है परंतु उसका कोशिका द्रव्य विभाजित नहीं होता। अब यहाँ पर 2 केंद्रक, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 बहुत सारी केंद्रक बन जाती हैं। यानी भ्रूणपोष के अंदर बहुत सारे केंद्रक हो जाते हैं और ये केंद्रक इस तरह से व्यवस्थित हो जाते हैं कि बीच में एक खाली स्थान बन जाता है। इसे हम कहते हैं केंद्रकीय रिक्तिका। केंद्रकीय रिक्तिका। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि केंद्रकीय रिक्तिका का निर्माण किस प्रकार के एंडोस्पर्म में होता है? न्यूक्लियर वैक्यूल। तो केंद्रीय रिक्तिका का निर्माण कहाँ होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष में, ठीक है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या जाना आपने कि भ्रूणपोष का केवल केंद्रक विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं, ठीक। एग्जाम्पल, बहुत सारे आवृतबीजी पौधों में यही होता है। कैप्सुला, सूरजमुखी, मक्का, गेहूं, चावल आदि में, ठीक है। तो केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में आपने क्या जाना कि ऐसा भ्रूणपोष जिसमें सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो, कोशिका द्रव्य का विभाजन ना हो, ऐसे भ्रूणपोष को हम केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं। इस प्रकार के भ्रूणपोष में बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और ये व्यवस्थित होकर इस प्रकार की संरचना बनाते हैं कि इसके मध्य में एक केंद्रकीय रिक्तिका यानी न्यूक्लियर वैक्यूल बन जाता है। कोशिकीय भ्रूणपोष में देखते हैं तो क्या होता है। तो कोशिकीय भ्रूण में कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, ठीक है। ये है, मान लेते हैं भ्रूणपोष। तो भ्रूणपोष में केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, क्योंकि ये पूरा इसका कोशिका है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, ठीक है।
2 celled stage, then 4 celled stage, 1 2 3 4, और फिर बहुत सारे कोशिकाएं मिलकर मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। एक कोशिका यहाँ, दूसरी कोशिका यहाँ, तीसरी कोशिका यहाँ, चौथी कोशिका यहाँ, पांचवी यहाँ, छठवीं यहाँ, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। बहुत सारे मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। यह है युग्मनज। ये कहलाएगा 2 सेल्ड एंडोस्पर्म, ये कहलाएगा 4 सेल्ड एंडोस्पर्म, और ये कहलाएगा मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में आपने क्या जाना कि जब भ्रूणपोष केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन भी हो, तब यह क्या कहलाता है? कोशिकीय भ्रूणपोष। उदाहरण बिग्नोलिया, कॉमा धतूरा, कॉमा पिट्यूनिया, कॉमा विल्ला रसिया, ठीक। ये हो गया सेलुलर एंडोस्पर्म। अब आता है हेलोवियल एंडोस्पर्म। तो हेलोवियल एंडोस्पर्म कैसा होता है? ये है भ्रूणकोश, ये है उसका भ्रूणपोष एंडोस्पर्म, ये है युग्मनज। अब इसमें हेलोबियल वाले में क्या होता है कि फर्स्ट टाइम जब सेल इनका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इनका न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है, केंद्रक का विभाजन होता है, तो पहली बार कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है। याद करिए, हेलोबियल भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन में केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, परंतु इसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। मतलब सिर्फ केंद्रक का विभाजन होगा और कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा। एक केंद्रक, दो केंद्रक, ठीक है, इधर दो केंद्रक। अब यहाँ पर कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ केंद्रक का ही विभाजन होता है। और इससे ये केंद्रक बहुत सारे डिविजन्स करके कुछ ऐसी संरचना बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3, गिनती मत गिनिएगा, बस ऐसे बना लीजिए, गिनती गिनेंगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे केंद्रक हैं, लेकिन कोशिका द्रव्य का विभाजन सिर्फ पहली बार होता है, इसलिए 2 कोशिका तो मिलेगी, लेकिन दोनों कोशिकाओं में बहुत सारे केंद्रक होंगे। युग्मनज, बस यही है हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। तो हेलोबियल भ्रूणपोष में आपने क्या जाना कि प्रथम केंद्रक विभाजन
के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, परंतु इसके पश्चात केवल केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का नहीं। कोशिका द्रव्य का नहीं। एग्जाम्पल, एरीमुरस, कॉमा एम्फीडेल्फस, इन पौधों में इस प्रकार के भ्रूणपोष का निर्माण होता है। बस ये था 3 प्रकार के भ्रूणपोष। याद करिए कि भ्रूणपोष के प्रकार, पहला केंद्रकीय भ्रूणपोष, ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक का तो विभाजन होता है परंतु इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। इससे बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और ये केंद्रक इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य में एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है, जिसे हम केंद्रकीय रिक्तिका यानी न्यूक्लियर वैक्यूल कहते हैं। उदाहरण कैप्सुला, सूरजमुखी, मक्का, गेहूं, चावल आदि में। कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म, ऐसा भ्रूणपोष जिसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता रहता है। ऐसे भ्रूणपोष में बहुत सारे कोशिका बन जाते हैं। उदाहरण बिग्नोलिया, धतूरा, पिट्यूनिया, विल्ला रशिया। हेलोबियल भ्रूणपोष में ऐसा भ्रूणपोष जिसमें भ्रूणपोष केंद्रक प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है, परंतु उसके पश्चात सिर्फ केंद्रक का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता। ठीक है, इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं। उदाहरण एरीमुरस, एम्फीडेल्फस। यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बता दूं, नारियल का भ्रूणपोष खूब पूछा जाता है। नारियल का जो भ्रूणपोष है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष ही कहलाता है, मल्टीसेलुलर ही होता है। लेकिन नारियल के भ्रूणपोष में अगर आप देखें तो वो जलीय होता है, इसलिए वहाँ पर हम लिक्विड एंडोस्पर्म कहते हैं। तो इसको स्टार बनाकर यहाँ पर अभी हम नोट करवा देंगे। याद करिए पहले, नारियल का भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म, जलीय भ्रूणपोष या लिक्विड एंडोस्पर्म कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में खूब पूछा गया है कि नारियल का भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है। तो इन तीनों प्रकार का ना होकर क्या है, लिक्विड एंडोस्पर्म है उसमें। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह सकते हैं उसको, क्योंकि उसके लिक्विड में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है। हेडिंग डालेंगे भ्रूणपोष का विकास और लिखेंगे कि परिवर्धन के आधार पर भ्रूणपोष निम्न प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग डालेंगे केंद्रकीय भ्रूणपोष, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म लिखेंगे। इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक के विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता और इस प्रकार भ्रूणकोश में बहुत सारे केंद्रक बन जाते हैं और ये केंद्रक इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं जिससे एक केंद्रकीय रिक्तिका यानी न्यूक्लियर वैक्यूल का निर्माण होता है। उदाहरण कैप्सुला, सूरजमुखी, मक्का, गेहूं, चावल आदि में। अब स्टार बना के वहीं नीचे लिखेंगे, फिगर बना लीजिएगा। उसके नीचे लिखेंगे नारियल का भ्रूणपोष जलीय भ्रूणपोष यानी लिक्विड एंडोस्पर्म कहलाता है। ये फिगर आप बना लेंगे। फिर दूसरा आप हेडिंग डालेंगे कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेलुलर एंडोस्पर्म। इसमें लिखेंगे इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता है, परंतु इसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता, केवल केंद्रक ही विभाजित होते रहते हैं। सॉरी, यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, ये तो उसका बोल दिया मैंने। अब जो भी लिखे उसको काट दीजिए। आप कोशिकीय भ्रूणपोष में ऐसे लिखेंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रत्येक केंद्रक विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होता रहता है। इससे भ्रूणपोष बहुकोशिकीय हो जाता है। उदाहरण बिग्नोलिया और धतूरा, पिट्यूनिया और विल्ला रशिया। फिगर बना लेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे हेलोबियल भ्रूणपोष, हेलोबियल एंडोस्पर्म लिखेंगे कि इस प्रकार के भ्रूणपोष में प्रथम केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, परंतु इसके पश्चात केंद्रक का विभाजन तो होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं होता।
एग्जाम्पल एरीमुरस और एम्फीडेल्फस। बस आप फिगर बना लेंगे। ये हो गया भ्रूणपोष के प्रकार संपूर्ण जानकारी। अब आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक, भ्रूणपोष की औतकी यानी हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष की औतकी यानी हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म। तो देखिए, एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य क्या होता है? भोजन संग्रह करना। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं होती हैं, वो बहुत पतली भित्ति वाली होती हैं, लेकिन कभी कभी हेमीसेलुलोज के जमा होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। भ्रूणपोष में जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो या तो मंड या स्टार्च के रूप में होगा और या तो वसा यानी तेल के रूप में पाया जाता है। अब अनेक एक बीजपत्री पौधों को अगर आप देखें, बहुत सारे एक बीजपत्री पौधों में, याद रखेंगे, बहुत सारे एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणपोष की बाह्य कोशिकीय स्तर रूपांतरित होकर एल्यूरोन कणों का अवशोषण करने लगती हैं, संग्रह करने लगती हैं, और इसी कारण इस स्तर को हम एल्यूरोन स्तर या एल्यूरोन लेयर कहते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एल्यूरोन लेयर कहाँ पाया जाता है? तो एक बीजपत्री पौधों के भ्रूणपोष में, यानी ये अगर मान लेते हैं भ्रूणपोष है एक बीजपत्री पौधों के, तो इनका जो बाह्य स्तर है, बाह्य कोशिकीय स्तर, ये रूपांतरित होकर एल्यूरोन कणों का संग्रह करने लगती हैं, एल्यूरोन कणों का संग्रह करने लगती हैं, और इसी वजह से इन्हें हम क्या कहते हैं? एल्यूरोन परत यानी एल्यूरोन लेयर। ठीक है। भ्रूणपोष का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का संग्रह करना। और ये भोजन कहाँ प्रयोग होता है? तो भ्रूण के विकास के समय और बीज के अंकुरण के समय। तो आप इसमें हरिनाल के लिखेंगे भ्रूणपोष की औतकी हिस्टोलॉजी ऑफ एंडोस्पर्म लिखेंगे। भ्रूणपोष का प्रमुख कार्य भोज्य पदार्थों का संग्रह करना होता है। भ्रूणपोष की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली होती हैं, लेकिन कभी कभी हेमीसेलुलोज के जमा होने के कारण इनकी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। फिर आगे लिखेंगे कि भ्रूणपोष में संचित भोज्य पदार्थ मंड या स्टार्च के रूप में या वसा यानी तेल के रूप में पाया जाता है। लिखेंगे अनेक एक बीजपत्री पौधों में भ्रूणपोष की बाह्य कोशिकीय स्तर रूपांतरित होकर एल्यूरोन कणों यानी एल्यूरोन ग्रेन्स का संग्रह करने लगती हैं, अतः इसे एल्यूरोन परत या एल्यूरोन लेयर कहते हैं। आगे लिखेंगे भ्रूणपोष में संचित भोज्य पदार्थ भ्रूण के विकास तथा बीज के अंकुरण में काम आता है। बस ये हो गया भ्रूणपोष की औतकी। अब आप देखेंगे बीज के प्रकार भ्रूणपोष की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर, यानी भ्रूणपोषी बीज यानी एंडोस्पर्मिक, और इसे हम एल्ब्यूमिनस भी कहते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड व भ्रूणपोषी या नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्स
एल्ब्यूमिनस सीड। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं और अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं। तो इसके शब्द से ही क्लियर है, भ्रूणपोषी यानी जिसमें भ्रूण पाया जाए। कब तक पाया जाए? तो याद रखेंगे, ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक पाया जाता है, ऐसा बीज क्या कहलाता है? भ्रूणपोषी बीज कहलाता है। उदाहरण कौन कौन से ऐसे बीज हैं जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है? मक्का, गेहूं, सुपारी जिसे अरेका कहते हैं, व अरंडी यानी कैस्टर आदि। ठीक है, तो भ्रूणपोषी बीज का मतलब क्या होता है? ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक पाया जाता है। अभ्रूणपोषी बीज यानी ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही प्रयोग कर लिया गया हो, अतः बीज में भ्रूणपोष ना पाया जाए। सिंपल लैंग्वेज में, ना पाया जाए। ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही प्रयोग कर लिया गया और अब बीज में वो नहीं है, तब ऐसे बीज को हम अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। अब इसमें देखिए, चूंकि भ्रूणपोष पाया जाता है तो भ्रूणपोषी बीज में भोजन का संग्रह कहाँ होगा? भोजन का संग्रह कहाँ होता है? भ्रूणपोष में। और इसी कारण इन बीजों में जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है उनमें भ्रूणपोष फूला भाग होता है। अधिकांश जो हम मक्का खाते हैं, मक्के का ऊपर का जो पूरा परत, मतलब मक्का है, ये मक्के का ये सीड है, तो इसमें ये पूरा अधिकांश भाग भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म ही होता है जिसे हम खाते हैं। अब इनके एग्जाम्पल क्या हैं? इनके एग्जाम्पल है चना, मटर, सेम आदि दालों वाली फसलें। तो आप चना को खोलते हो, चना परत निकालो तो दो फल में विभक्त हो जाता है, एक इधर और एक इधर। तो इसमें आप जब देखोगे तो इसमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। इसमें आपको ये जो भाग दिखाई देता है, ये जो भाग हम खाते हैं वो है बीज पत्र यानी कॉटिलेडॉन। शायद पिछले वीडियो में मुझसे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, मैंने शायद उसको बीज पत्र ना कह के एंडोस्पर्म बोल दिया था, तो उसको नोट मत कर लीजिएगा। चने में जो दो भाग में विभक्त होता है अब वो उसका क्या होता है? बीज पत्र यानी कॉटिलेडॉन। और वहाँ पर भी मैंने सही बताया था कि द्विबीजपत्री पौधों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं इस तरह से। चना, मटर, सेम में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, वहाँ पर शायद मैंने बोल दिया था कि पाया जाता है, तो उसको आप इरेज करिएगा अपने माइंड से। द्विबीजपत्री पौधे में के बीज में द्विबीजपत्र पाया जाता है, भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। आइए यहाँ पर हम फिगर बना के देखें। ये है एक नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, जिसका एक एग्जाम्पल हम चना या सेम मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ये चना है, तो चने को जब आप खोलते हैं तो ये दो भाग में विभक्त हो जाता है। ये दोनों भाग में आप देखें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। दोनों भाग में अधिकांश भाग कॉटिलेडॉन यानी बीज पत्र होता है, बीज पत्र।
ये है द्विबीजपत्री पौधों में एक चने का एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें जो बीज पत्र होता है वो मोटा और फूला हुआ अधिकांश भाग घेरे होता है, लेकिन इनमें बीज पत्र देखेंगे तो इनकी अपेक्षाकृत छोटा होता है। ये पूरा बीज पत्र है। बाहर इनके सीड कोट यानी बीजावरण पाया जाता है, दोनों में बीजावरण यानी सीड कोट पाया जाता है, इनके भी और इनके, इनमें रेड और इनके ब्लैक से दिखाया मैंने। अब यहाँ पर आप एम्ब्रियो देखें तो इनकी एम्ब्रियो में रेडिकल है निचले स्थान पर, उसके ऊपर हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल के ऊपर इपिकोटाइल, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई थी। और एक बीज पत्री पौधे का ये एग्जाम्पल है मक्का। ये मक्का का बीज बना हुआ, मक्का का सीड है, ये जो मक्के का हम बीज खाते हैं ना भूनकर, वही है, वो एंडोस्पर्मिक सीड होता है, यानी इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है। भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक पाया जाता है, इनमें भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। बस ये फिगर आप बना लेंगे और आप नोट करेंगे हेडिंग डाल के, भ्रूणपोषी बीज व अभ्रूणपोषी बीज। इसमें पहला हेडिंग डालेंगे भ्रूणपोषी बीज यानी एंडोस्पर्मिक सीड, लिखेंगे ऐसा बीज जिसमें भ्रूणपोष बीज के अंकुरण तक पाया जाता है, ऐसे बीज भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि इस प्रकार के बीज में भोजन का संग्रह भ्रूणपोष में होता है, इस वजह से भ्रूणपोष फूलकर बड़े हो जाते हैं। उदाहरण गेहूं, मक्का और सुपारी और अरंडी यानी कैस्टर, उसमें आप भ्रूणपोषी बीज में ये फिगर बना लेंगे। नेक्स्ट, या चाहे तो दोनों साथ में भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे अभ्रूणपोषी यानी नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, और इसमें लिखेंगे ऐसे बीज जिसमें भ्रूणपोष भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान ही प्रयोग कर लिया जाता है, अतः बीज के अंकुरण तक उसमें भ्रूणपोष उपस्थित नहीं रह जाता, ऐसे बीज को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। उदाहरण चना, मटर, सेम आदि। ये फिगर आप बना लेंगे। बस ये था संपूर्ण बातें भाग 9 के अंतर्गत भ्रूणपोष के बारे में, भ्रूणपोष का विकास कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे भाग 10 में बीज और फल का निर्माण कैसे होता है। तब तक कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको देने हैं। भ्रूणपोष का निर्माण किन कोशिकाओं के संयोजन से होता है? नेक्स्ट, भ्रूणपोष की गुणसूत्रीय अवस्था बताइए, द्विगुणित होता है या अगुणित होता है या त्रिगुणित होता है, ठीक है। भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूणपोष का कार्य क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूणपोष में भोजन किस किस रूपों में संचित होते हैं? नेक्स्ट, एल्यूरोन परत का निर्माण कहाँ होता है? नेक्स्ट, नारियल में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? नेक्स्ट, केंद्रकीय भ्रूणपोष का उदाहरण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोबियल भ्रूणपोष के उदाहरण बताइए। नेक्स्ट, भ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है, अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? इसके भी उदाहरण बताइए। बस इतने क्वेश्चन से जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अपनी कॉपी में लिखना मत भूलिएगा। इन सभी के आंसर्स आप जरूर लिखा करें, अपनी कॉपी में नोट करें, याद करें। ये सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, अगर नहीं पूछे गए तो पूछे जाएंगे, ये श्योर है। तो आगे जो भी टॉपिक होगा वो जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी इन हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।